जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, परिश्रम बैच की इस बेहतरीन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट 15 इयर्स के फिजिक्स के क्वेश्चंस की सीरीज को। जैसा कि आप लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि हम 2016 के फर्स्ट पेपर तक इस सीरीज को चलाते हुए आ रहे थे और आज हम कंटिन्यू करेंगे 2016 का जो आपका सेकंड पेपर हुआ था, यानी सितंबर में जो आपका पेपर हुआ था, उसमें जितने फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे उन सबको, उनके ऑप्शंस को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हुए हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स आप देख रहे होंगे, बिल्डअप हो रहे होंगे और आपको बहुत ज्यादा थ्योरी इस लास्ट टाइम में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए, थ्योरी तो आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, लेकिन जितना नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आप इस लास्ट टाइम पे लगाएंगे उतना ही ज्यादा आपको एडवांटेज होगा आपके अपकमिंग एनडीए के एग्जाम में। तो जो हमने ये सीरीज बनाई है उसी को देखते हुए बनाई है कि लास्ट टाइम में आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे इन स्पाइट ऑफ कि आप जो थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं बेटा इस वीडियो की। देखिए, तो हमारे पास पेपर कौन सा है, आपका एनडीए सेकेंड फिजिक्स 2016। इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स ए ग्लास स्लैब देन व्हाट हैपेंस। यानी जब कोई प्रकाश किरण कांच की सिल्ली यानी स्लैब में प्रवेश करती है तो उसकी ओनली द फ्रीक्वेंसी चेंजेस, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी चेंजेस, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ चेंजेस। ये सीधी सीधी बात कर रहा है कि जब आपका क्या होता है कि मान लो आपके पास एक ये ग्लास स्लैब गिवन है, क्लियर है, इस पर एक नॉर्मल में ये इस तरीके से ड्रॉप कर देता हूं, ये रे ऑफ लाइट यहां पर स्ट्राइक करी। अब क्या होगा कि रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, और यहां पर अगेन आपके पास रिफ्रैक्शन होगा तो ये रे आपकी इमर्जेंट हो जाएगी। क्लियर है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपके पास, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1, ये भी आपके पास R1 होगा और ये एंगल ऑफ इमर्जेंट E होगा आपके पास। क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्या क्या हो रहा है, देखिए रे ऑफ लाइट जिस पाथ पर होनी चाहिए थी उस पाथ पर आपकी है ही नहीं। आप देख रहे होंगे कि दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये पैरेलल है एक दूसरे के, ये दोनों रेज जो आपके पास है, यानी आपके पास जब रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब से गुजरती है तो इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे जो होती है दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये आपके पास आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपके पास आपकी इमर्जेंट रे है। ये एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ई है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब आप देख रहे हैं कि रे ऑफ लाइट जैसे ही क्या कर रही है, ग्लास स्लैब में प्रवेश कर रही है तो इसका पाथ चेंज हो रहा है, अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट करती है। ऐसा कब होता है, जब रे ऑफ लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, और जब रिफ्रैक्शन होता है रे ऑफ लाइट का तो रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, एयर से ग्लास स्लैब में जा रही है। ये एयर है आपके पास और ये ग्लास स्लैब है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, देखो चेंजेस क्या क्या होते हैं। चेंजेस, पहला वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस, सेकंड वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस, बट थर्ड हमारे पास है जो फ्रीक्वेंसी है इट रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्यों कांस्टेंट रहती है, बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी होती है इट डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है, यानी कहां से लाइट आ रही है वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है, यहां पर एक ही लाइट यूज कर रहे हैं तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो सी ऑप्शन, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, यानी आवृत्ति नहीं बदलती है व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ग्लास स्लैब। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास है, यहां ग्राउंड से किसी बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से, u इज इक्वल्स टू 25.2 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। द बॉल विल रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी इन, यानी
मान लेते हैं या हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल यहां पर पहुंच गई, तो यहां से यहां तक आने में कितना समय लग रहा है ये हमें निकालना है। ये हमारे पास क्या है, बॉल इस वेलोसिटी से यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच रही है, ठीक है। तो बेटा आप देखो जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है। आपको ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जा रहा है, जी की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे एक्ट कर रही है, ठीक है। तो आप देखो यहां पर इसका मतलब आपको u गिवन है 25.2 मीटर पर सेकेंड, आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन है u इज इक्वल्स टू 0, और आपको बॉडी का एक्सेलरेशन भी गिवन है दैट इज इक्वल्स टू माइनस जी, बिकॉज देखो बॉडी का जो मोशन हो रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो रहा है। आपको टाइम निकालना है तो v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी इक्वेशन हो जाएगी। कहां से आया, सिंस वी नो दैट कि v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी इक्वेशन होता है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां से v हमारे पास 0 है, u हमारे पास 25.2 है, माइनस g की वैल्यू 9.8 इंटू टी है, ये मेरे पास माइनस 25.2 इज इक्वल्स टू माइनस 9.8 टी, माइनस से माइनस कैंसिल एंड t इज इक्वल्स टू 25.2 ओवर 9.8 आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 2.57 सेकेंड आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि 1 किलोवाट आवर, देखो जो आप देखते हैं ना बिजली को घर में किस में मापा जाता है, यूनिट में। हम बताते हैं ना इतनी यूनिट हो रही है, यानी आपका जो बिजली का बिल आया है उसमें इतनी यूनिट आई है, तो जो एक यूनिट होती है वो यूनिट 1 किलोवाट आवर के इक्वल होती है। अब 1 किलोवाट जो आर होता है वो कितने के इक्वल होता है, देखो 1 किलो क्या होता है 10 रेज़ टू दी पावर 3, और आपके पास क्या आ जाएगा, ये वॉट आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय आर को सेकंड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास देखो आर में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60 यानी सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 रेज़ टू दी पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3600 जूल आ जाएगा, क्योंकि वॉट सेकंड आपके पास क्या होता है, जूल होता है। अब देखिए आपके पास ये 10 रेज़ टू दी पावर 3 है, तो ये 10 रेज़ टू दी पावर 5 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 36 जूल हो जाएगा। इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू दी पावर 5 जूल होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हेन साउंड वेव्स आर प्रोपोगेटेड थ्रू अ मीडियम द फिजिकल क्वांटिटीज ट्रांसमिटेड इज और आर, ठीक है। जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से होकर संचरित होती हैं तो कौन सी भौतिक राशि या राशियां पारगत होती हैं या हैं, ठीक है। तो देखिए क्या आपके पास कौन सी आपके पास ट्रांसमिशन किस फिजिकल क्वांटिटी का होता है, व्हेन वेव प्रोपोगेट्स, ठीक हो गया, किसी मीडियम से जब कोई वेव गुजरती है। आप देखोगे जरा, अगर आप वेव को डिफाइन करोगे तो ये आपके पास मीडियम में डिस्टरबेंस होता है, मीडियम में डिस्टरबेंस होता है। जैसे आप अगर एक स्टोन को किसी भी नदी में मारोगे या रुके हुए पानी में तालाब में मारोगे, यू कैन सी दैट रिपल्स विल बी फॉर्म्ड देयर। वहां पे आपको इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हुए दिखाई देंगे और वो बाहर को जाते रहेंगे इस तरीके से, है ना, ऐसा होता है। दीज आर कॉल्ड रिपल्स, इन्हें क्या कहते हैं, रिपल्स कहते हैं। इन्हें डिस्टरबेंस भी कहते हैं। ये जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं इन्हें ही हमारे पास वेव्स कहा जाता है। अब देखो ये जो हमारे पास है, एक तो एनर्जी को कैरी करती है वेव्स, एक तो एनर्जी को कैरी करती है, और इन वेव्स के पास अपनी एक वेव वेलोसिटी होती है। क्या होती है, वेव वेलोसिटी होती है। तो वेव वेलोसिटी होने के साथ इनका अपना एक मास भी होता है, ठीक है। तो आपके पास अगर वेव वेलोसिटी है तो इनका एक मोमेंटम भी होता है। इट मींस दैट कि जब वेव फॉर्म होती है तो इट कैरी, पहली चीज एनर्जी को कैरी करता है, एंड सेकंड मोमेंटम को कैरी करता है। क्लियर है। तो आप देखोगे जरा कि कहीं पर मैटर को तो नहीं कैरी करता है, मैटर को बिल्कुल कैरी नहीं करता है, ऐसा नहीं होता है करके कि ये मैटर कैरी कर रहा है, ठीक है। तो एनर्जी ठीक है, एनर्जी एंड मैटर नहीं, आपका एनर्जी मोमेंटम है, मैटर नहीं, तो सिर्फ आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनर्जी। अगर आपको एनर्जी और मोमेंटम दोनों दिया होता ऑप्शन में तो उसे आप करेक्ट करते।
क्लियर है, सिर्फ एनर्जी, क्योंकि तीनों एनर्जी और मोमेंटम के साथ मैटर भी दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज, क्या आपके पास प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया, इसे बोला जाता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। क्या आपके पास थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। क्लियर है। अब स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? अगर आप फ्लूइड की बात करोगे ना बेटा, अगर आप फ्लूइड की बात करोगे और एक कंटेनर में इस तरीके से अगर आपने क्या ले लिया है, कोई भी फ्लूइड ले लिया है, ठीक है, ठीक है, अगर आप क्या करोगे कि यहां से एक आपने प्रेशर अप्लाई किया किसी भी तरीके से पिस्टन की वजह से, तो ये प्रेशर जो होता है हर एक डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर एक डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब देखो जरा कि आपके पास ये प्रेशर जो है क्या होता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके डायरेक्शन चेंज होने पे वो फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज होती है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में इस फ्लूइड में आप देख रहे हो कि प्रेशर जो है सेम लग रहा है, इक्विवेलेंट लग रहा है, आइडेंटिकल लग रहा है। इसका मतलब है डायरेक्शन का तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, तो डायरेक्शन का इसका कोई लेना देना है ही नहीं। तो जब इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि आपके पास कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर आप इसको डिफाइन करोगे तो ये फोर्स आपके पास जो है ये होता है, ये एफ जो आपके पास होता है ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स होता है। क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स होता है। और कौन सा कंपोनेंट होता है? ये आपके पास नॉर्मल कंपोनेंट होता है, क्योंकि जब ये फोर्स किसी सरफेस पे लगाया जाता है, यानी ये थ्रस्ट किसी सरफेस पे लगाया जाता है, तो ये नॉर्मली लगाया जाता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो आपका प्रेशर है इट इज द रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज नॉर्मल टू द एरिया टू एरिया। क्लियर है? तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पर्सन इज अनेबल टू सी अ न्यूज़पेपर विदाउट हिज ग्लासेस। क्या है? एक व्यक्ति है जो अपने चश्मे के बिना न्यूज़पेपर यानी अखबार को पढ़ नहीं पा रहा है। ही इज प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम। अब ये बताना है कि कौन सा उसको डिफेक्ट हुआ है उसकी आई में। क्या वो मायोपिया है यानी निकट दृष्टि है, प्रेस बायोपिया है, जरा दूर दृष्टि है, एस्टिग्मेटिज्म है, या अबिंदुकता है, या हाइपरमेट्रोपिया है। अब आप देख लो जरा कि आपको मायोपिया क्या होता है। मायोपिया में आपको जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स होती हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं वो क्लियरली दिखाई देती हैं, बट फार जो ऑब्जेक्ट्स होती है दे आर नॉट सीन क्लियरली, नॉट सीन क्लियरली। ठीक है, वो क्लियरली नहीं दिखाई देती है। प्रेस बायोपिया में क्या होता है? प्रेस बायोपिया में आपको नियर बाई का क्लियर नहीं दिखाई देता है, नियर बाई का नॉट क्लियरली सीन, नॉट क्लियरली सीन। बट आप देख रहे हो कि पहले वाले में इस अब आपके पास क्या नियर बाई क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। इसका रीजन क्या होता है? ये आपका एज की वजह से होता है। जो प्रेस बायोपिया होता है वो एज बढ़ने के साथ होता है। एज बढ़ने के साथ जो सिलेरी मसल्स होती है, जो सिलेरी मसल्स होती है आई में, दे गॉट वीकन, दे गॉट वीकन। और जब वो वीक हो जाती है तो फोकस को एडजस्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो वीक हो जाती है। क्लियर है? इस वजह से आपको प्रेस बायोपिया होता है। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? एस्टिग्मेटिज्म आपका एक रिफ्रैक्टिव एरर है, रिफ्रैक्टिव एरर है। क्लियर है? रिफ्रैक्टिव एरर है जो कॉर्निया को वीक कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म होता है। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? इसमें फार की ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देती है, बट नियर बाई ऑब्जेक्ट नॉट सीन क्लियरली। क्लियर है? तो आपको क्या हो रहा है कि आप अखबार पढ़ रहे हो, आपको अखबार पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो अखबार पढ़ना क्या है, वो तो आपके पास में है, यानी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है आपको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, दीर्घ दृष्टि दोष हुआ है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, द फ्री फॉल acceleration g increases as one proceeds at sea level from the equator towards either pole. The reason is, मतलब क्या कह रहा है कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ को जाते हैं तो हमेशा जी की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो हमारे पास
जो जी की फॉर्मूला होता है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर होता है। क्लियर है? अब अगर आप अर्थ की बात करेंगे तो वो कंप्लीटली स्फेयर ना होके वो आपके पास इलिप्सॉइड है। इलिप्सॉइड का मतलब कैसा? एग शेप्ड, और जिसे कहते हैं ओवल। क्लियर है? एग शेप्ड कहते हैं यानी अंडे के आकार का समान होता है, यानी आपके पास इस तरीके का वो अर्थ है। अगर मैं देखूं तो क्योंकि यहां से इक्वेटर पास होती है तो यह क्या है? इक्वेटोरियल रेडियस है। ठीक है? और ये आपके पास पोलर रेडियस है। पोलर रेडियस है। अब अगर आप देख रहे होंगे कि जो पोलर रेडियस है इसे आरपी से डिनोट करते हैं और जो इक्वेटोरियल रेडियस है उसे आर ई से डिनोट करते हैं। यू कैन सी दैट कि आर ई इज ग्रेटर देन आर पी, यानी जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो पोलर रेडियस से बड़ी है। अच्छा, और जी का आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, यानी जी की वैल्यू यानी आर की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा वैल्यू होगी आपके जी की। क्लियर है? तो आप देख रहे हो जरा यहां पर कि, और जी की वैल्यू देखो आपके पास, हमारे पास यहां पर कि इस केस में देखो आपके पास कि जो आपके पास पोल्स पर रेडियस है वो छोटी है। इसका मतलब है कि जी की वैल्यू पोल्स पे ग्रेटर देन होगी इक्वेटर के कंपैरिजन में। क्लियर है? और कितनी ज्यादा होती है? ये 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। अब आप देखो सी ऑप्शन कह रहा है कि अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली एन इलिप्सॉइड हैविंग इट्स इक्वेटोरियल रेडियस ग्रेटर देन इट्स पोलर रेडियस। अच्छा, इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन पोलर रेडियस, बिल्कुल सही बात कही है। इक्वेटोरियल रेडियस क्या है? पोलर रेडियस से ग्रेटर है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा सही स्टेटमेंट है? द मेजर ऑफ मास टेकन बाय द स्प्रिंग वेइंग बैलेंस is correct at the place where the spring balance is calibrated for. The measurement of mass taken by a spring weighing balance is correct at all places. The measurement of mass taken by spring weighing balance is correct at the place where the acceleration due to gravity is same with the place where the spring is balanced, where the spring balance is calibrated for. The spring balance cannot be used for measuring आपके पास mass of any object. spring balance होता क्या है? इस तरीके का आपके पास ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है? इसमें आपके मेजरमेंट्स डले हुए होते हैं और यहां से नीचे आपके पास एक हुक लगा होता है। जैसे ही आप क्या करते हैं, यहां पर किसी मास को क्या करते हैं, लटकाते हैं, तो ये नीचे जाता है और ऊपर कोई प्रतिक्रिया मिलती है आर, और ये आर क्या होता है? वेट ऑफ द बॉडी होता है। ठीक है? ये आर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी होता है। R इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी होता है। अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या पूछा गया है कि इन कथनों में से कौन सा करेक्ट है? तो आपके पास देखो, यानी वेट को मेजर करने के लिए, यानी मास को मेजर करने के लिए, अगर मुझे मास करना है या वेट मेजर करना है मुझे, तो वेट को मेजर करने के लिए आपको जी की वैल्यू को करेक्ट रखना पड़ेगा। जब जी की वैल्यू करेक्ट रखेंगे तभी वेट क्या आएगा आपके पास? करेक्ट आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है द मेजरमेंट ऑफ मास टेकन बाय अ स्प्रिंग वेइंग बैलेंस इज करेक्ट एट ऑल द प्लेसेस वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम विद द प्लेस वेयर द स्प्रिंग बैलेंस इज कैलिब्रेटेड फॉर। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी में जी के आपके सेम होने की बात की गई है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स? पुश आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स है। भाई कोई बक्सा रखा हुआ है, उसे मैं धक्का दे रहा हूं, तो क्या है? मैंने अपने हाथों से इस बॉक्स को छुआ है, तो ये भी आपके पास क्या हो गया? एक कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया? फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगता है कि ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है, यहां से एक फोर्स लगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा, तो ये भी आपके पास क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। स्ट्रेन हमारे पास क्या है? स्ट्रेन हमारे पास देखोगे आप तो स्ट्रेन हमारे पास क्या होता है कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन डायमेंशन, तो ये तो हमारे पास नहीं हो सकता। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक मास m1 है, एक मास m2 है, इनके बीच का सेपरेशन r है, लेकिन फिर भी इनके बीच एक फोर्स एक्ट करता है कैपिटल G स्मॉल m1 इंटू m2 ओवर r स्क्वायर, और ये दोनों बॉडीज बिना कांटेक्ट में आए हुए एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल ही वो बल है जो आपके पास कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ मास ऑफ 1 kg, यानी मेरे पास क्या है कि 1 kg का मास है, इस पर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। एबल टू मूव फ्रीली द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विथ, यानी फोर्स निकालना है तो मेरे पास F इज इक्वल्स टू ma मेरे पास है, आपके पास क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमारे पास क्या है a इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू एफ क्या है, 1 न्यूटन है, मास भी 1 है, इसका मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या है कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज यूज्ड इन द हाउस होल्ड वायरिंग्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। अच्छा, ऑक्सीडेंटल जो हमारे पास फायर होता है उसे दूर करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं। क्लियर है। इंसुलेटेड आपके पास वायर जो होगा उसमें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगा, प्लास्टिक वायर में भी, प्लास्टिक स्विचेस में भी नहीं होगा, प्लास्टिक स्विच में भी आप नहीं कर सकते। क्लियर है। तो आपके पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते हैं। इसमें जो वायर यूज होता है वो वायर आपके पास उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी रो, वो बहुत हाई होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट अफेक्टेड इफ द नेट वर्क डन ऑन द बॉडी इज पॉजिटिव। मान लीजिए आपके पास क्या है कि आपने वर्क एनर्जी थ्योरम तो पढ़ी होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि टोटल वर्क डन ऑन सिस्टम इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंस हमारे पास क्या है, वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का मोशन में होना, और जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट आपके पास जो नेटवर्क से है पॉजिटिव अगर होगा तो उससे आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, अ पार्टिकल इन एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज ट्रू। यानी कोई कण सरल आवर्ती गति में है, दोलनी कण में, कण के त्वरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्लियर है। अगर आप देखोगे तो ये पूछा गया है कि इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन टू द वेलोसिटी, नहीं गलत है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। आप देखोगे जरा कि हमारे पास एसएचएम के लिए क्या क्या है, हमारे पास जब एसएचएम होता है, एसएचएम के लिए जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होता है, और इसे हम लिखते हैं F इज इक्वल्स टू -kx। जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। ठीक है। यहां से अगर a मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट, आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, अच्छा ये आपके पास x का स्क्वायर होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ये आपके पास x का स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है। ये x का स्क्वायर होना चाहिए था। अच्छा, एक तो ये होता है आपके पास, यहाँ पर ये होता है वेलोसिटी। अगर आप देखोगे एसएचएम में तो वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, ये आपके पास वेलोसिटी होती है एसएचएम में, और एक्सेलरेशन आपके पास क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर x होता है। अब ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, इनमें से तो कोई नहीं है, ये भी नहीं है, प्रोपोर्शनल टू x भी नहीं है, और a प्रोपोर्शनल टू यहां पर दे रखा है हमारे पास कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दे रखा है, लेकिन स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कह सकते थे। तो इसलिए हमारे पास क्या है कि अगर आप देखोगे तो जब मीन पोजीशन पर ऑब्जेक्ट होता है, मान लो आपका कोई पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये उसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है। यहां पर वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, वेलोसिटी यहां पर आपके पास 0 होती है, सॉरी मिनिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। लेकिन
एक्सेलरेशन जो होता है वो हाई यानी मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है लेकिन एक्सेलरेशन मिनिमम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इट इज मिनिमम व्हेन द स्पीड इज मिनिमम। ठीक है, इट इज मिनिमम व्हेन द स्पीड इज मिनिमम। क्या कह रहा है? इट डिक्रीजेस एज अ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो आपके पास क्या बोल रहा है कि इट इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी, इट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, इट इज मिनिमम व्हेन द स्पीड इज मैक्सिमम। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या आप देखो जरा, ये मिनिमम है जब स्पीड मैक्सिमम है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट एक्स, डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है? एक्स दे रखा है। एक्सेलरेशन क्या दे रखा है? ए एक्सेलरेशन दे रखा है हमारे पास, ए एक्स दे रखा है। तो आपको क्या निकलना है? एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है? ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। अब देखो जरा, इलास्टिक प्रॉपर्टी और इसका देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है वो अंडर रूट ऑफ बी ओवर रो होता है। ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू निकलती है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ओवर आपके पास क्या आ गया हमारे पास? डेंसिटी। और डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो, इलास्टिक प्रॉपर्टी भी आ रही है वेलोसिटी में और आपके पास मास भी आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों उसके करेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए जरूरी है। तो द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन अ मीडियम डिपेंड्स नीदर ऑन, नहीं, द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन अ मीडियम डिपेंड्स बोथ इन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा सही नहीं है? पिच ऑफ साउंड इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक बाय विच वी कैन जनरली डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड वॉइस फीमेल। ठीक है, तो आप देखोगे जरा कि जो हमारे पास पिच होता है इट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। किससे? रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अगर आप देखो, और पिच अगर हाई पिच है तो फीमेल वॉइस होती है, और अगर लो पिच है तो मेल वॉइस होती है। ठीक है, अगर आपके पास क्या है कि हाई पिच है तो मेल, आपके पास फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो हाई पिच होगी, तो फीमेल, फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं कि ज्यादा है यहाँ पर, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। जैसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो पिच हाई होती है, तो फीमेल की वॉइस होती है हाई पिच के साथ। ठीक है, लो पिच के साथ मेल की वॉइस होती है। तो ये तो आपका सही हो गया। क्लियर है? द लाउडनेस ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल गलत है कि जो लाउडनेस होता है इट इज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। यहीं पर मैंने इसको सही कर दिया है। तो आपके पास क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्या आपका पास करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड 2 एम्पियर। यानी एम्पलीट्यूड क्या है? आपके पास 2 सेंटीमीटर है। व्हेन द पार्टिकल इज एट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी डिस्प्लेसमेंट एक्स क्या है? 1 सेंटीमीटर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन आर इक्वल, देन इट्स टाइम पीरियड इज। अच्छा ठीक है, एसएचएम में हमारे पास क्या है कि उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इक्वल है। वेलोसिटी क्या होता है आपके पास वेव का? क्या होता है? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे एक्सेलरेशन हमारे पास होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। कह रहे हैं कि दोनों ही क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब इसे होगा हमारे पास ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास क्या आ गया? यहाँ से देखो कि हमारे पास यहाँ से ओमेगा आ गया। ओमेगा का अगर हमारे पास रखेंगे, देखो अब एक ही वैल्यू क्या दे रखी है? 2 दे रखी है। 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एक्स 1 हो गया। ये मेरे पास ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 आ गया। क्लियर है? अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड जो होता है एसएचएम का वो होता है 2 पाई ओवर ओमेगा। ठीक है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर ओमेगा मतलब अंडर रूट ऑफ 3। तो इसका मतलब कौन सा सही हो गया? 2 पाई अपॉन अंडर रूट 3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा इसमें से सत्य कथन नहीं है? तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट विजिबल टू ह्यूमन आई इज 700 नैनोमीटर। अगर आप विजिबल लाइट को देखोगे, विजिबल लाइट को देखोगे तो उसका जो आपके पास वेवलेंथ का रेंज होता है वो होता है 400 नैनोमीटर टू
800 और 700 नैनोमीटर। कुछ बुक्स में 800 भी लिखा रहता है और कुछ बुक में 700 भी लिखा रहता है। 700 नैनोमीटर। इसका मतलब है कि विजिबल लाइट के अंदर क्या आता है, विजिबल लाइट के अंदर विबग्योर आता है, VIBGYOR, विबग्योर आता है। क्लियर है आपके पास? ये आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें आपके पास क्या होती है, गामा रेज होती है, एक्स रेज होती है। क्लियर है? उसके बाद आपके पास यूवी रेज होती है, उसके बाद विजिबल लाइट होती है, उसके बाद आपके पास इंफ्रारेड होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास माइक्रोवेव होती है, उसके बाद हमारे पास रेडियो वेव होती है। ये सारी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब देखो जरा कि ये दोनों तो क्लियर हो गए। देखो द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ इज 400 नैनोमीटर, और जो आपके पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है कह रहा है विजिबल लाइट में वो 400 नैनोमीटर है। बिल्कुल सही है। द वेवलेंथ ऑफ गामा रेज इज लॉन्गर देन द एक्स रेज। अब देखो जरा, अगर इनका मैं देखूं तो इस डायरेक्शन में इनकी वेवलेंथ इंक्रीज करती है, ठीक है। अब बोल रहा है कि वेवलेंथ ऑफ गामा रेज इज लॉन्गर देन द एक्स रे। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। द एबिलिटी, इसको देखेंगे, द वेवलेंथ ऑफ गामा रे इज लॉन्गर, गामा रे की वेवलेंथ जो है वो आपके पास लॉन्गर है इन कंपैरिजन ऑफ एक्स रेज। बिल्कुल गलत है, वो तो छोटी है। तो इसका मतलब यही आपका गलत ऑप्शन हो गया, यानी ये आपका सही ऑप्शन हो गया। दैट इज ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि इफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, इमेज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड किस केस में बनती है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस एंड किस में रखा जाए, पोल के बीच में रखा जाए। ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच रखा जाए, तो कोई ऑप्शन ऐसा है बिटवीन द पोल एंड द मिरर एंड द फोकस। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हेन 3 रजिस्टर्स ईच हैव द रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर रिजल्टेंट विल बी एक्स। अच्छा, पैरेलल में कनेक्ट किए जा रहे हैं तो आर 1/r इज इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, दैट इज इक्वल्स टू 3/r। और यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू r/3 और एक कैपिटल आर इज इक्वल्स टू एक्स दे रखा है, तो दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल्स टू 3x हो जाएगा। क्लियर है? अब इन्हीं को क्या कर रखा है, इन्हीं को सीरीज में कनेक्ट किया है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, जब इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे इन्हीं को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, r+r+r दैट इज 3r, और r की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 इंटू 3x है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज एप्लीकेबल इन फ्यूज वायर इज, कौन सा होगा आपके पास, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि देखो जो वायर लगा हुआ होता है उसमें, उस वायर में क्या होता है, जैसी एक्सीडेंटली बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जाती है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, एकदम से आपका क्या हो जाता है, फ्यूज उड़ जाता है, यानी वो वायर क्या हो गया आपके पास, जल गया। कैसे हुआ, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो जितनी भी आप उसके पास करंट आएगी वो सारी हीट में कन्वर्ट हो रही, और हीट क्या करेगी, उस वायर को तोड़ देगी, और ऐसे इफेक्ट को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर सेकंड। ठीक है, पहला मेरे पास है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, क्यू इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आता, आईटी, आपके पास यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर सेकंड हो जाएगी, और इसे कूलम्ब भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है डी बाई इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। अगर मैं बेटा डाइपोल मोमेंट की बात करूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करूं, तो वो P इज इक्वल्स टू क्यू क्रॉस 2a होता है। क्लियर है? अब ये बोल रहा है कि इसकी यूनिट क्या है, डी बाई है। अगर मैं देखूं जरा, इसकी एसआई यूनिट हमारे पास होती है कूलाम मीटर होती है, एंड जो सीजीएस यूनिट होती है वो आपके पास डी बाई ही होती है। इसका मतलब है पहला सही, दूसरा सही। रेजिस्टिविटी ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया। अब ये बोल रहा है रेजिस्टिविटी जो है एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए पर डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी बेटा हमेशा किस पर डिपेंड करती है, मटीरियल ऑफ सब्सटेंस, और सेकंड टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। तो
लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करती नहीं है, तो ये गलत हो गया आपके पास। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m kg एंड चार्ज e कूलम व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v। तो उसका आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई इस केस में, ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, ठीक है। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू आपके पास कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल होता है आपके पास। क्लियर है। अब बोल रहा है आपके पास कि कौन सा ऑप्शन गलत है, आपके पास सी ऑप्शन गलत है, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि टू बॉडीज ए एंड बी आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ए vertically upward with a speed 20 meter per second from the ground and B vertically downward from the height 40 meter with the speed same speed and along the same line of motion, at what points do the two balls collide by taking acceleration due to gravity g is equals to 9.8 meter per second। ऐसी कंडीशन दे रखी है कि आपके पास एक बॉल ए है, इसे यहां से नीचे फेंका जा रहा है, कितने की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बॉल यहां है, इसे ऊपर फेंका जा रहा है, ये बी पॉइंट पर ले लेते हैं, और ये भी 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकी जा रही है, और इनके बीच में जो आपके पास सेपरेशन है वो 40 मीटर है, इसे h इज इक्वल्स टू 40 मीटर कह लेते हैं। क्लियर है। अब वो कहां पर कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, कहां पर वो कोलाइड कर रहे हैं, कितने समय में, मान लेते हैं वो सी पॉइंट पर कोलाइड कर रहे हैं, और यहां से यहां का सेपरेशन S1 ले लेते हैं, ठीक है, और यहां से यहां का सेपरेशन S2 ले लेते हैं। अब आप देखोगे जरा, अगर मैं AC को निकालूं तो AC मेरे पास क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ S1 क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब अगर यहां से रिलीज करी जा रही है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाफ ए क्या हो जाएगा, GT स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है, यहां से थ्रो करी जा रही है, यहां से थ्रो करी जा रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका मतलब दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब आप देखोगे जरा, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो UT मतलब 20T प्लस हाफ, यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, G, आपके पास T स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ये आपके पास हो गया, ठीक है। ऐसे अगर आप क्या निकालोगे कि S2 निकालोगे, तो S2 क्या निकालेगा, ये भी क्या आ जाएगा, UT, लेकिन माइनस हाफ GT स्क्वायर आ जाएगा। क्यों आएगा, यानी ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अगेन 20T इनिशियल वेलोसिटी यही है, माइनस हाफ GT स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस क्यों आया, बिकॉज इस समय ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जा रहा है। ये AC का केस था और ये BC का केस था, ठीक है। अब आप देखोगे इन दोनों के मैग्नीट्यूड को प्लस करके क्या 40 मीटर नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। देखो इन दोनों को प्लस करके 40 मीटर ही तो होगा। अब देखो जाकर S1 क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है, दोनों को ऐड करूंगा तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कैंसिल, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, आपके पास 20T हमारे पास कितना हो जाएगा, 40T हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। इसका मतलब T इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड हो जाएगा। T कितना हो गया हमारे पास, 1 सेकेंड हो गया। और अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे कहां पर, किस डिस्टेंस पर वो हमारे पास मीट कर रहे हैं वो निकालना है, तो मैं इससे कैलकुलेट कर दूंगा, यहां पर जो मेरे पास दिया हुआ है इसी से कैलकुलेट कर लेता हूं कि हमारे पास क्या है, AC इज इक्वल्स टू हमारे पास, मैं इसे निकाल दूं, अगर मेरे पास, या BC को ही निकाल देता हूं चलो, तो मेरे पास आएगा UT यानी 2 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर, इतना हो गया। इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, तो मेरे पास ये BC इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 15.1 करेगा मीटर, अब मेरे पास आ जाएगा 15.1 मीटर के करीबन आ जाएगा। दैट इज 1 सेकेंड लग रहा है और 15.1 मीटर पे वो कोलाइड कर रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, 15.1 मीटर मुझे किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। द बॉल विल कोलाइड आफ्टर 1 सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 15.1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, बिल्कुल है, ग्राउंड से 15.1 मीटर पर ही हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपका ये 2016 का आपका पूरा पेपर हमने कंप्लीटली देखो डिस्कस किया है, हर एक ऑप्शन को डिस्कस किया है, जितने भी इसमें न्यूमेरिकल्स थे उनको मैंने आपको बहुत डिटेल में सॉल्व करवाया है।
कोई भी शॉर्टकट नहीं बताया है, बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करवाया है, सो दैट आपको क्वेश्चन समझ आ सके। क्लियर है? इसी तरीके से आप हमारा पुराना जो सीरीज में हम वीडियोस करा रहे हैं उनको देखिए, उनको देखने से आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर आप थ्योरी के पीछे भागेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है, उल्टा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट है और इतने सारे कंसेप्ट आपके एग्जाम में आते नहीं है, बहुत लिमिटेड कंसेप्ट आते हैं। तो वो कंसेप्ट आपके ये जो सीरीज है इससे बहुत बढ़िया ढंग से क्लियर हो जाएंगे। तो इन्हीं क्वेश्चंस को करते रहिए, और जो आगे अपकमिंग हम आपको इस सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं उनको साथ में आप देखेंगे, तब तक जब तक आपका पेपर आ नहीं जाता है। क्लियर है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग। जय हिंद।